हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात की थी कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है या पैकिंग फैक्टर क्या होता है या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो जो हमारी यूनिट सेल होती है वो लैटिस पॉइंट से मिलके बनती है। तो लैटिस पॉइंट कितना एरिया या कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं उस यूनिट सेल का, उसको हम बोल रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने देखा था, इसको पी से रिप्रेजेंट किया था और हमने एरिया और वॉल्यूम दोनों की टर्म्स में देखा था। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय या ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। P यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है यानी जो लैटिस पॉइंट है उसका वॉल्यूम, जो लैटिस पॉइंट कवर कर रहे हैं वॉल्यूम, तो लैटिस पॉइंट को हमने क्या कंसिडर किया था, एक स्फीयर कंसिडर किया था अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको सर्कल माने, एरिया की बात करें तो हम इसको एरिया ऑफ सर्कल अब हम कब लेंगे, जब हम इसको एक सर्कल मानेंगे तब हम इसमें एरिया लेंगे, और अगर स्फेयर मानेंगे तो उसका वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो रहा था हमारे स्फेयर का, 4/3 πr³ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमने देखा था कि जो हमारी 3D में हम कंसीडर कर रहे थे तो हमारी जो यूनिट सेल थी वो एक क्यूब की फॉर्म में थी, और अगर हम एरिया कंसीडर कर रहे थे तो जो सर्कल था हमारा उसमें जो यूनिट सेल थी वो एक स्क्वायर की फॉर्म में थी। तो स्क्वायर का एरिया तो ये स्क्वायर होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब। ठीक है, और z इसके साथ मल्टीप्लाई में आना था, क्योंकि हमें पता नहीं है यूनिट सेल कौन से की बात की गई है। हो सकता है सिंपल क्यूबिक हो सकता है बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, वो हमें कंफर्म नहीं है। वो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस में दे के रखेंगे कि कौन से वाली यूनिट सेल की बात हो रही है। अगर कोई भी यूनिट सेल नहीं दी गई है तो वहाँ पर z की वैल्यू को हम 1 मान के, सिंपल क्यूबिक ही मान के उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था। इसी के बेस पे हमने क्या देखा था कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है SCC का, वो कितना होता है। SCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 52%। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद BCC के लिए अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 69 to 70% या फिर 68 भी कह सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये 68 से 70% तक होता है। ठीक है, FCC की अगर बात करें हम P की तो कितना होता है, 74%। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम इसको फैक्टर या फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखते तो क्या करते, बताया था लास्ट क्लास में, इसको हम परसेंट की जगह 0.52, 0.70, 0.74 इस तरह पॉइंट, यानी कि हम उसको डेसिमल्स में लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल्स में अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है, परसेंटेज में लिखते हैं तो वो एफिशिएंसी बन जाती है। ओके, सो ये तो लास्ट क्लास का रिवीजन था जो हमने किया था। अब हम बात करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक की, जो कि है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, आप बचपन से देखते आ रहे हो। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, तो डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है, रो से, और ये होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी। ओके, सो यहाँ पर जो यूनिट सेल की डेंसिटी का मतलब है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है, देखो होगा तो यहाँ पर भी सेम वही। तो इसमें एक बार आप रो को लिख लो, क्या होती है यहाँ पर, इसी में कंटिन्यू करते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला।
ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास ऑफ अ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो यहाँ पर z को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि z यहाँ पर क्या है, वेयर z इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कह लो या नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट इन अ यूनिट सेल। टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं या लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है यूनिट सेल में, वो इनटू m। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम या फिर लैटिस पॉइंट। देखो टोटल लैटिस पॉइंट से हमारी मिलके बनती होती है एक यूनिट सेल, ठीक है। तो एक यूनिट सेल जो होती है, हमने देखा है कि मान लो हमें 2D में एक क्यूब ही बनाना है, ऐसे ये स्क्वायर बनाना है हमें एक 2D में, तो ये कितने लैटिस पॉइंट से मिलके बन रही है, 4 से मिलके बन रही है ना। तो 4 क्या है हमारे, ये लैटिस पॉइंट है यानी एटम्स हैं। 4 एटम से या 4 लैटिस पॉइंट से मिलकर एक यूनिट सेल बन रही है। इसी तरीके से दूसरे और इंक्लूड करेंगे तो उससे दूसरी बन जाएगी, तो इस तरीके से पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Z की, तो Z तो होता है हमारा SCC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। ये तो डिपेंड करता है हमारी किस टाइप की यूनिट सेल है, उसमें कितने लैटिस पॉइंट होते हैं पर यूनिट सेल, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। M होता है हमारा जो हर लैटिस पॉइंट का मास है। मान लो एक लैटिस पॉइंट ये है और उसका कोई 2 ग्राम मास है, तो बाकी के 4 का कितना होगा, 8 ग्राम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर टोटल जो होता है मास, उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे ईच एटम का मास कितना है। ईच एटम में हमारा ये जो है 8 नहीं लिया जाएगा, ईच एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक लैटिस पॉइंट की बात हो रही है कि जो एक लैटिस पॉइंट है उसका कितना है, हर एटम का कितना है। तो 2, 2, 2, इन चारों का 2, 2, 2 ग्राम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो मास लेना है वो 2 ग्राम लेना है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में Z तो हो गया हमारा, मान लो SCC ही मान लो इसको, ये SCC है, ठीक है। तो उसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो और इसका जो मास है वो है 2, तो 1 × 2 डिवाइड बाय A एच लेंथ कुछ होगी, उसको हम निकाल देंगे। तो ये तो सिंपल हमारा डेंसिटी निकल गई इस वाले फॉर्मूले से। ये कब है, किस केस में है, जब बात सिर्फ एक लैटिस पॉइंट की हो रही है, ठीक है। जब हमारे किसी एक एटम की बात हो रही है, किसी एक लैटिस पॉइंट की बात हो रही है, पर इसका जो फॉर्मूला होता है एक होता है दूसरे वाला फॉर्मूला। ये तो नोट डाउन हो गया ना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक दूसरे फॉर्मूले की जिसमें हम मास निकाल रहे थे। तो मास ऑफ ईच एटम क्या होता है, मास ऑफ ईच एटम क्या होता है, जो उसका मोलर मास है, जो कंप्लीट उसका मोलर मास है, हम उसे उसके इक्वल भी तो रख सकते हैं ना, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हर एक एटम का जो मास है, अगर वो हमें गिवन नहीं है, हर एक एटम का मास गिवन नहीं है, बट हमें पूरा एक मोलर मास दे दिया गया है, ठीक है। कोई एक एटम का मास हमें दिया हुआ है, अगर स्टार्टिंग हम मान लेते हैं कि हमें, जैसे शुरू में हमने माना कि हमारा ईच लैटिस पॉइंट जो है वो 2 ग्राम का है, तो हमें अगर ये 2 ग्राम दे रखा है तो मतलब वो ईच एटम का मास हमें गिवन है, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात हो रही है मोलर मास की, अगर हमें मोलर मास गिवन है, हमें हर एटम का मास नहीं पता है, पर हमें एक मोलर मास दे दिया गया है कि हर एटम जो है उसका जो पूरा का पूरी यूनिट सेल है, उसका जो मोलर मास है वो इतना है। तो पूरी यूनिट सेल मिलके बन रही है, जो पूरी यूनिट सेल है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है ना, उसमें कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसका जो मोलर मास है हमारे पास, उसको अगर हम डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से, तो फिर वो मास आ जाएगा ईच एटम का, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, Na×A³, ठीक है। तो टोटल जो फॉर्मूला होता है ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है, अगर हमें दे रखा है कि भाई ईच एटम का मास या एक लैटिस पॉइंट का दे रखा है, बस किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एटम की बात हो रही है,
तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो बेशक, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं मोलर मास गिवन है कि भाई पूरी यूनिट सेल हमारी दी हुई है, उसका जो मोलर मास है वो इतना है, मोलर वर्ड भी यूज़ नहीं किया, अगर कह दिया कि मास दिया हुआ है पूरी यूनिट सेल का, तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि उस पूरी यूनिट सेल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसको आप मोलर मास को Na से डिवाइड ज़रूर करोगे और फिर जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला यूज़ करोगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये होता है हमारा इस वाले फॉर्मूले में ना, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, किसी किसी क्वेश्चन में तो ये यूज़ हो रहा है, किसी में ये यूज़ हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मास तो ये यूनिट सेल का आपको लेना ही है, तो मास तो यूनिट सेल का यही होता है, लेकिन ये एक एटम की बात अगर हो रही होती है, एक लैटिस पॉइंट की बात हो रही होती है, ये तब होता है। लेकिन अगर हमें पूरी यूनिट सेल का मास मोलर मास दिया हुआ है, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके हम उसका मास निकालते हैं एक एटम का, लेना हमें एक का ही होता है, ठीक है। मास ऑफ ईच एटम जो होता है वो मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक की बात हो रही है तो ये, और अगर पूरे की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब एक ना यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, उसको ज़रा नोट कर लो। मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन क्या है, उसे नोट करो। वन पोलोनियम एटम having mass 2.7 into 10 to the power -2 kilogram -22 gram, 10 to the power -22 gram exists in a simple cubic lattice, ठीक है। वन पोलोनियम एटम हैविंग मास, दिस एग्जिस्ट इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, the density is given, the density of that lattice of that unit cell, the density है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है व्हाट इज द एज लेंथ, what is the edge length, ये आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दिया क्या क्या है। तो आपको फॉर्मूला तो सबसे पहले यही वाला लगाना है, फॉर्मूला तो यही लिखोगे। रो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जेड हमें सिंपल क्यूबिक दे रखा है तो 1 आ गया, मास भी हमें गिवन है, मास को अभी लिखते हैं, पहले हम देखते हैं फॉर्मूला ये लगेगा या दूसरा लगेगा। अब बात देखो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पर ना एक पोलोनियम एटम की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक पोलोनियम एटम का मास दिया है, वन पोलोनियम एटम हैविंग मास दिस। यहाँ पर हमें ये नहीं कहा है कि यूनिट सेल का मास दिया हुआ है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये नहीं कहा इस क्वेश्चन में कि आपको पोलोनियम एटम वाली एक यूनिट सेल है, उसका पूरा मास जो है वो आपको गिवन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। इसमें तो सिंपल 1 लिखा हुआ है कि एक पोलोनियम एटम है सिर्फ। तो बात अगर एक पोलोनियम एटम की हो रही है तो सिर्फ इस वाले की बात हो रही है,
अगर ये मिलके बन रहा है तो सिर्फ एक इसकी बात हो रही है, और जब सिर्फ एक पोलोनियम एटम की बात होगी तो फॉर्मूला सिर्फ यही वाला लगना है। तो यहाँ पर हम इसको 2.7 10⁻⁻22 ग्राम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगना है। अगर बाई चांस यहाँ पर बात होती कि वन वर्ड ना आता, वन पोलोनियम एटम ना आता और आता कि एक पोलोनियम वन यूनिट सेल हैविंग पोलोनियम एटम्स हैव मास दिस एग्जिस्ट इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, अगर बात ये आती कि एक पोलोनियम एटम से बनी यूनिट सेल है उसका मास इतना है, तो अगर पूरी यूनिट सेल की बात हो रही होती, पूरी यूनिट सेल का मास अगर कंसीडर कर रहे होते, तब तो आपको फॉर्मूला दूसरे वाला लगाना पड़ता, क्योंकि उसमें आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होता। यहाँ पर सिर्फ एक लैटिस पॉइंट, सिर्फ एक पोलोनियम एटम की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ इस एक लैटिस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 2.7 10⁻⁻22 डिवाइड बाई 10, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। इसका हम सॉल्व कर देंगे और क्यूब निकाल देंगे। इसको इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसको तो हमने ये कर दिया, तो ये 27 हमने बना दिया, और यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगा 24, ठीक है। ये -2 जाएगा और 24 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये एज लेंथ आ गई हमारी 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी एज लेंथ। तो अब समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में आपको मेंशन करके देंगे, अगर सिर्फ एक लैटिस पॉइंट की बात हो रही है तो आपको ये वाला मास कंसीडर करना है, ठीक है। अगर आपको पूरी यूनिट सेल का दिया हुआ है तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट करते हैं अब। तो अब हमारा डेंसिटी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो डेंसिटी आपने देखा, उसका फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब हमें बात करनी है वॉल्यूम्स की। देखो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, तो यूनिट सेल ना हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसमें अलग अलग तरह की यूनिट सेल थी, हमारी 7 यूनिट सेल थी, जो हमने वो क्यूट और मोटी सी हीरोइन करके याद किया था टैक्टिक। तो उसमें हमने उनको अलग से जो है सबको सेपरेट लिखा था टाइप को, ठीक है। तो उन यूनिट सेल के टाइप के अकॉर्डिंग जो होती हैं डिफरेंट यूनिट सेल्स होती हैं, और उनके वॉल्यूम भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसकी एज लेंथ ABC अलग अलग हैं, उसके लिए जो है आपका अलग वॉल्यूम होता है। जिनके लिए 2 इक्वल हैं, 1 अनइक्वल है, उसके लिए अलग होता है, या तीनों अनइक्वल हैं तो हमारा क्या होता है। तो वॉल्यूम सबका ना डिफरेंट होता है। तो अब हमें उन यूनिट सेल को ही कंसिडर करना है जिनके वॉल्यूम्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हम सबके वॉल्यूम को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा कि आपको कौन से टाइप की यूनिट सेल दी है। मान लो आपको मोनोक्लिनिक दी है, फॉर्मूला आप A क्यूब लगा कर आ गए, तो फिर हो गया गलत। वो वॉल्यूम नहीं होता है उसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है। तो वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि वो टेबल, क्लासिफिकेशन वाली टेबल अच्छे से लर्न हो, लाइन से लर्न हो सब कुछ, और उसी से हम निकालेंगे सबके वॉल्यूम्स, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। तो यहाँ तो टाइप ऑफ यूनिट सेल था, कौन से टाइप की है। यहाँ पे उसकी थी एक्सियल लेंथ या फिर एज लेंथ, यहाँ पे था उसका इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। अब यूनिट सेल फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी, क्यूबिक, क्यूट, दूसरी थी टेट्रागोनल, क्यूट और ऑर्थोरोम्बिक, और से मोटी सी।
मोनोक्लिनिक, TC ट्राइक्लिनिक, हीरोइन, ही से हेक्सागोनल, रोइन से रोम्बोहेड्रल। अब जिसने वो पहले वाली टैक्टिक नहीं देखी है वो ये सोच रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहे हो, ये कौन सी चीज़ बोल दी, ये कभी हमने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है सेंटेंस, ये कभी हमने सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा है, क्या क्यूट और मोटी सी हीरोइन ये क्या होता है। तो ये एक टैक्टिक लगाई थी जिसके अकॉर्डिंग हम इसको लाइन से याद कर सकें, जिससे कि ये लाइन से याद हो जाए और फिर हमारी ये चीज़ भी ईजिली याद हो जाए। इसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगी, उसको जाकर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है क्यूबिक के केस में A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है। यहाँ पर 2 इक्वल नहीं होती, फिर हमारी एक भी इक्वल नहीं होती, मोनोक्लिनिक में भी एक भी इक्वल नहीं होती, इसमें भी एक भी इक्वल नहीं होती। फिर दोबारा से हमारी इक्वल होनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये ट्रिक हमने लगाई थी। उसके बाद हमने इंटरफेशियल एंगल में क्या बताया था कि अल्फ़ा, बीटा और गामा जो होते हैं सब इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। सेम चीज़ इसमें भी होती है। शुरू के तीनों जो होते हैं ना हमारे, वो इक्वल होते हैं। शुरू के 3 नहीं, सॉरी, शुरू के जो 2 होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, शुरू के 3 में जो होता है वो ये इक्वल होता है। फिर मोनोक्लिनिक में क्या था कि अल्फ़ा और बीटा तो इक्वल होते हैं 90 के, बट गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें वो क्लियर भी नहीं होता कि वो होता कितना है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक हमारा कोई भी इक्वल नहीं होता है, ना ही 90 डिग्री के और ना ही एक भी इक्वल होता है। हेक्सागोनल के केस में क्या होता है, हेक्सागोनल के केस में होता है कि अल्फ़ा, बीटा जो होते हैं वो तो हमारे 90 डिग्री होते हैं, बट गामा 90 डिग्री नहीं होता, और वो क्लियर होता है कि वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, और लास्ट रोम्बोहेड्रल में था कि अल्फ़ा, बीटा, गामा आपस में तो इक्वल होते हैं बट वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये एक टेबल थी जिसमें हमने पूरा अच्छे तरीके से लर्न करने की इसको टैक्टिक लगाई थी और इस तरीके से हमने लाइन से उसको याद कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना जो क्यूबिक की बात हो रही है और जो रोम्बोहेड्रल की बात हो रही है, या फिर एक ले लो ट्राइगोनल। ठीक है, अब मैं देखती हूँ, देखो इनका वॉल्यूम हमें बताना था ना, तो अब वॉल्यूम की बात आ रही है कि किस किस का वॉल्यूम जो है वो क्या होने वाला है। देखो क्यूबिक देखो और रोम्बोहेड्रल देखो, दोनों सेम ही हैं, क्योंकि इनमें ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, हमारा ए और बी सी तीनों जो है हमारी एक्सियल लेंथ वो इक्वल हो रही हैं। तो तीनों के इक्वल होने की वजह से इसका जो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, या फिर बात करो रोम्बोहेड्रल, या फिर बात करो ट्राइगोनल की, ट्राइगोनल भी एक यूनिट सेल होती है, उसको हम रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं या क्यूबिक को ही ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब होती है, क्योंकि आप ए को, बी को, सी को, तीनों को इक्वल ही रख लो। तो तीनों को जब इक्वल रखोगे तो ए की जगह बी भी रख सकते हो, बी की जगह ए भी और सी भी, तो आपस में ये इक्वल है। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम आता है वो ए क्यूब आता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल तीनों का जो वॉल्यूम है वो आता है ए क्यूब। ठीक है, जो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल होता है वैसे उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो ए क्यूब अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोस क्यूब अल्फ़ा, ये इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है। अंडर रूट 1 माइनस 3 होता है यहाँ पे, 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोस क्यूब अल्फ़ा, ये इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है ना, वो अगर ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए पूरी, यानी अल्फ़ा की वैल्यू किसी तरीके से 1 हो जाए, हाँ, तो कोस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म हमारी ए क्यूब के इक्वल ही आती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता ही है कि जो इसकी अल्फ़ा की वैल्यूज़ होती हैं वो 90 डिग्री दिख रही है हमें, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर कोस 90 लिखोगे तो 0 ही आएगा। तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, और ये ए क्यूब भी बन जाएगा। ठीक है, अब रोम्बोहेड्रल में भी बात तो यही है कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल तो है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। तो 90 के इक्वल नहीं है, बट ये टर्म यहाँ पर भी 0 आती है। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर भी 0 आती है, तो हमें फर्दर उसको रटने की, कुछ ऐसे पढ़ने की नीड नहीं है कि ये क्यों आती है, कैसे आती है। सिंपल सी बात है कि अगर वॉल्यूम इन तीनों में से किसी का भी पूछा गया है तो वो ए क्यूब होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना है इतना बड़ा सा कि ये पता नहीं क्या फॉर्मूला है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। सिंपल सी बात है कि इन तीनों का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये दो तो हो गई कवर। अब बात कर लें अगर ट्राई क्लिनिक की, तो ट्राई क्लिनिक हमें दिख रहा है कि आपस में ये एक भी चीज़ इक्वल नहीं हो रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, ये तो लिख लिया ना आपने फर्स्ट चीज़, ये वाला तो लिख लिया। नेक्स्ट लिखो इसी में ही वॉल्यूम ऑफ, ये हटा के लिख दो वॉल्यूम ऑफ ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। अगर क्वेश्चन में ट्राई क्लिनिक मेंशन कर दिया, मतलब हमारी कोई भी इक्वल नहीं हो रही होगी, उसका जो वॉल्यूम आएगा वो ए बी सी ये आएगा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो ए बी सी ये आएगा। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में भी सेम यही चीज़ है। ऑर्थोरोम्बिक में भी ए बी सी हमारे इक्वल ही, सारे अनइक्वल हैं। तो ट्राइक्लिनिक हो या ऑर्थोरोम्बिक हो, इसको भी हम यही बोलने वाले हैं। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक हो या फिर ट्राइक्लिनिक हो, तीनों का जो आएगा हमारा वॉल्यूम वो ए बी सी यही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये भी कवर कर लिए, तो 4 तो कवर हो गए, बचे ये 3। अब इनकी बात करते हैं। देखो मोनोक्लिनिक के केस में, इसको देखो, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन में जानबूझकर डाला जाएगा मोनोक्लिनिक, और फिर आप अगर उसमें ए क्यूब रख के आओगे तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में अगर मोनोक्लिनिक दिया गया है तो फिर आपको वहाँ पर वॉल्यूम ए क्यूब नहीं लेना है, वहाँ पर आपको वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। और क्या होता है मोनोक्लिनिक का वॉल्यूम, वो अब लिखो यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ए बी सी तो इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर ना साइन बीटा होता है। ए बी सी साइन बीटा। साइन बीटा से मतलब है कि देखो बीटा ले लो या यहाँ पे अल्फ़ा ले लो। अगर आपने यहाँ पे अल्फ़ा लिया है तो फिर ये अल्फ़ा आएगा, ए बी सी साइन अल्फ़ा। और अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया होता कि गामा ले लो और यहाँ पे बीटा ले लो, तो फिर यहाँ पर बीटा आ जाता। तो जो वाली हमारी लेंथ 90 के इक्वल नहीं है, इंटरफेशियल एंगल जो हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, उसकी ही वैल्यू वो जितना है वो यहाँ आएगा। और ये हमें दे के रखेंगे क्वेश्चन में। साइन बीटा दिया है तो यानी कि हमें वहाँ बीटा की वैल्यू ज़रूर दी गई होगी कि कितना इंटरफेशियल एंगल वो बना रहा है। तो मान लो बीटा की वैल्यू कहीं पे आपको 0.18 दे दी, ये वाली, तो आपको साइन बीटा की वैल्यू, साइन 0.18 की वैल्यू चाहिए वहाँ पर। ठीक है, ए बी सी तो आप निकाल लोगे जो आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपने साइन बीटा ये नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि इस वैल्यू को आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे और फिर आंसर गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मोनोक्लिनिक के वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो वो आएगा हमारा ए बी सी साइन बीटा। और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं, हमेशा मोनोक्लिनिक से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला बहुत, वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अब हमारे 2 और बचे हैं, हेक्सागोनल बचा है और टेट्रागोनल बचा है। ठीक है,
तो वॉल्यूम दोनों का लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। हाँ, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल लेते हैं। क्या होता है ये, क्योंकि हेक्सागोनल के वॉल्यूम में देखो A इक्वल टू बी तो है लेकिन C के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका जो ये फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, A स्क्वायर C करके। भाई दो तो सेम आएंगी हमारी, A इंटू बी इंटू सी होता है, B की जगह A रख दो तो A स्क्वायर C हो जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पर ना हेक्सागोनल के केस में A स्क्वायर C के साथ में sin 60 भी होता है। देखो मोनोक्लिनिक में हमें डिसाइडेड नहीं था कि वहाँ पे क्या वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर श्योर है कि वो 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एंगल आपका होगा वो sin 60 होगा, और sin 60 को जब आप सोल्व करते हो तो वो 0.866 आता है, क्या आता है, हाँ 0.866 ये आता है। तो चाहे ये हो या फिर ये हो और ये, ठीक है, A स्क्वायर से sin 60 हो या sin 60 की वैल्यू होती है 0.866। भी sin 60 क्या होता है हमारा, √3/2 होता है ना, तो √3/2 की वैल्यू सॉल्व करके आती है 0.866। तो ये वॉल्यूम होता है हमारे हेक्सागोनल का। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको याद कैसे करें, ये इतने सारे, देखो इतनी सारी ट्रिक लगाना भी पॉसिबल नहीं है कि हर किसी की टैक्टिक बता दी जाए और फिर आप उसको लर्न कर लो। आपको इस टेबल को ही लर्न करना है और इसी से आप निकाल लोगे। अब तक आपने देखा कि रोम्बोहेड्रल क्यूबिक में क्या है, देखो ये दोनों सेम है तो इसलिए इसका A³ आ गया। मोनोक्लिनिक के केस में एक भी सेम नहीं थी तो इसका ABC आ गया था, लेकिन उसमें फिर एंगल का चक्कर पड़ रहा था कि एंगल जो है यहाँ पर वो 90 के इक्वल नहीं था, इसलिए इसको ABC sin बीटा करना था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी थी। दूसरा हमने देखा था फिर कि ट्राइक्लिनिक में कोई भी इक्वल नहीं होता तो इसलिए इसका ABC आ जाना था। फिर हमने देखा था ऑर्थोरोम्बिक, तो इसमें भी ABC आ जाना था। अब बात सिर्फ इसी की तो हो रही है, तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गए ना, इसी टेबल से लर्न हो गए सब कुछ। ओके, तो हेक्सागोनल के केस में आ गया ये A स्क्वायर C sin 60। अब बात करते हैं लास्ट टेट्रागोनल की। वॉल्यूम ऑफ टेट्रागोनल, ये हमारा होता है A स्क्वायर C, क्योंकि इसमें इस बार 90 डिग्री एंगल है। कैसे याद रखोगे, तो इसमें तो 90 डिग्री एंगल है ना, तो sin 90 अगर आप रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 ही आने वाली है, तो इसलिए इसकी वैल्यू A स्क्वायर C ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो गया। हेक्सागोनल में 90 डिग्री एंगल नहीं था ये वाला, इसलिए हमने वहाँ sin 60 लिखा था। ठीक है, 120 हो या 60 हो एक ही बात है, उसकी वैल्यू भी सेम ही आती है। ठीक है, तो भाई इस टेबल से हमने वॉल्यूम याद कर लिए और ये वॉल्यूम बहुत काम के हैं। ये डेंसिटी निकालने के टाइम आपको याद रखने हैं, या आगे कुछ भी करोगे आप यूनिट सेल का टाइप जब आपको पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका वॉल्यूम लोगे और उसी को फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालोगे। कुछ भी डिफरेंट कर दिया, कुछ भी अलग कर दिया तो वो आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होगा, इस टेबल को तो बहुत अच्छे से रट लो, इसकी टैक्टिक बताई गई है, इसको तो बिल्कुल अच्छे से लाइन से याद रख लो और इसके अकॉर्डिंग फिर वॉल्यूम निकाल लेना। ठीक है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो डायरेक्टली याद भी हो जाएगा। फिर आपको मोनोक्लिनिक का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला था और कुछ वॉल्यूम्स हमने आज कंसिडर किए। ये वाला पार्ट आपका होता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको बहुत समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसका इसको रिवाइज़ कर लेना एक बार अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिलर इंडिसेस को, क्या होती हैं उनको कंसिडर करेंगे, और फिलहाल के लिए तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।